हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। तो देखो, जब कॉलॉइड का अपन प्रिपरेशन मेथड करते हैं तो अलग अलग प्रिपरेशन मेथड में अलग अलग फॉर्म से कुछ इंप्योरिटी भी बन सकती है। जैसे कि सपोज करो, जैसे ये एक रिएक्शन है जिसमें अपन ने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाया था, तो इसमें अपने साइड में HCl एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट। तो कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं और वो उस पर्टिकुलर कॉलॉइड के लिए इंप्योरिटी का काम कर सकते हैं। और कभी कभी जैसे ब्रेडिंग आर्क मेथड में अपन ने QH मिलाया था स्टेबलाइजर की तरह, और वो एक्सेस अमाउंट में मिल जाता है, तो वो भी एक इंप्योरिटी की तरह बिहेव कर सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे इसके अंदर, कॉलॉइड के अंदर, तो ये कॉलॉइड को क्या कर सकते हैं, डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। तो कॉलॉइड में से इन इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने का जो मेथड होता है, उस मेथड को क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन का मेथड। ठीक है। अब प्यूरिफिकेशन के 3 मेथड हो सकते हैं। पहला डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, 1 बाय 1 अपन तीनों करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायलाइसिस। तो देखो, डायलाइसिस का जो कंसेप्ट है वो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। जब अपन ने कॉलॉइड टॉपिक स्टार्ट किया था तो थॉमस ग्राम ने बताया था कि पर्चमेंट पेपर में से कॉलॉइड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिनको अपन ने क्रिस्टलॉइड नाम दिया था। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कैसे होते हैं, क्रिस्टलॉइड ही होते हैं। तो अपन को एकदम सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, पर्चमेंट पेपर या सेलोफाइन जो मेम्ब्रेन होती है उसका एक बैग बना लेना है और उसमें इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देना है। अब इस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करना है, एक रनिंग वाटर के कंटेनर में पुट करना है, जिसमें पानी ऐसे अंदर की तरफ आकर निकल जाए। डायलाइसिस यूज करने के लिए जो इंप्योरिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, जो कि जनरली होते भी है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि ये वो पर्चमेंट पेपर का बैग है और ये कंटेनर है जिसमें इस तरफ से वाटर आता है और इस तरफ से निकल रहा है। ठीक है। तो इस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन में जो बड़े बड़े पार्टिकल है वो किसके हैं, कॉलॉइड के। और जो ये आपको छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो कुछ पॉजिटिव आयन बना है, कुछ नेगेटिव आयन बना है। तो ये जो पर्चमेंट पेपर है इसमें से ये कॉलॉइड के पार्टिकल तो मूव कर नहीं सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से उसमें से मूव कर जाएंगे और इस वाटर में क्या, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और वाटर के साथ बाहर चले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर में डिजोल्व होकर वाटर के साथ बाहर निकलते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें से इलेक्ट्रोलाइट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस कंटेनर में, बोले तो इस बैग में, अंदर की तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कॉलॉइड के पार्टिकल होंगे। और इस तरीके से अपना कॉलॉइड क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई। इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, डायलाइसिस। एक इसकी लिमिटेशन है कि ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। इस मेथड से अपन फेरिक हाइड्रोक्साइड में से HCl को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ाना चाहूं तो एकदम सिंपल सा काम करना है कि ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे के ऐसे ही रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव भी करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लेट लगा देंगे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो बाहर की तरफ मूवमेंट था आयंस का वो और रैपिडली हो जाएगा। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव आयन है पॉजिटिव की तरफ, और जैसे ही ये बाहर आएंगे वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और रनिंग वाटर के साथ बाहर चले जाएंगे। ठीक है। तो डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, बस इलेक्ट्रोडायलाइसिस में अपन स्पीड अप करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। तो अगर डायलाइसिस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किया जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज मैं आपको इधर ही क्लियर कर देता हूं, जब एग्जाम में आपके इलेक्ट्रोडायलाइसिस आए तो पहले आप डायलाइसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये नोट करेंगे कि ये एक स्लो प्रोसेस है और इसे स्पीड अप करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोडायलाइसिस की डेफिनेशन लिखेंगे। इधर देखो, अपन इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर इस कंटेनर में FeOH3 और HCl के पार्टिकल है तो HCl कैसा होगा, H+ और Cl- के फॉर्म में। जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो Cl- जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और H+ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और ये बाहर आकर वाटर में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व, और रनिंग वाटर के साथ बाहर चले जाएंगे। धीरे धीरे
इनकी अमाउंट कम होती जाएगी और इस बैग में सिर्फ और सिर्फ किसके रह जाएंगे, FeOH होल थ्राइस के कॉलॉइड रह जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपन डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस से क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। एक और मेथड है जिसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो अभी अपन बाद में करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसको समझते देखो, अगर किसी चीज का सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन अपन फिल्टर पेपर से करते हैं तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। यहां पर फिल्टर पेपर यूज ना करेंगे क्योंकि फिल्टर पेपर का जो पोर का साइज होता है फिल्टर पेपर पे वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें से इंप्योरिटी के साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल भी निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करेंगे जिनकी पोर साइज फिल्टर पेपर से कम होती है। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता क्या है, तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको कोलोइडियन सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर का एक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद इसमें डिप करने के बाद उसमें फॉर्मेल्डिहाइड में डालते हैं और उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद जो उसकी पोर की साइज जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और अब पोर की साइज इतनी हो गई कि उसमें से इंप्योरिटी तो निकल जाएगी क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, छोटी, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल उसमें से नहीं निकल सकते। तो अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर जिसकी साइज कम है उसको अपन फिल्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करने को क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटी फ्रॉम द कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर अभी अपन ने देखा कैसे बनाते हैं। व्हेन इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन पास फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इंप्योरिटी पास्ड बट कोलॉइडल पार्टिकल कांट, वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा धीरे होता है। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सक्शन प्रेशर यूज कर सकते हैं जिससे जल्दी जल्दी हो। जैसे ये मान लो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है और ये बीच में जो मैंने स्फेयर बनाया है, सर्कल बनाया है, ये उसके पोर साइज है। यहां पे देखो कोलाइडल पार्टिकल और ये रेड जो डॉट है वो इंप्योरिटी। कोलाइडल पार्टिकल बड़े होने की वजह इसमें से नहीं गुजर पाएंगे लेकिन इंप्योरिटी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपने 3 प्यूरिफिकेशन के मेथड थे, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीनों पूरे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हेट्रोजीनस नेचर। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होते हैं। होमोजीनस तब होता है जब मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई अलग अलग फेज ना हो, कोई सेपरेशन लेयर ना बने। यहां पर वो दोनों काम होंगे। यहां 2 फेज होती है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, उनके बीच एक सेपरेशन होता है और साथ ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता। इसीलिए कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा है, हेट्रोजीनस मिक्सर है, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्टेबिलिटी। तो देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन कंपैरेटिवली ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में थोड़े कम स्टेबल होते हैं और स्पेशली जो लायोफोबिक कोलाइड थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा अनस्टेबल होते हैं क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में एक इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन लायोफोबिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। एक कारण तो वो है और दूसरा कारण है कि लायोफोबिक जो कोलाइड होते हैं उनकी पार्टिकल की साइज भी बड़ी होती है और इस पार्टिकल की साइज पे थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन भी लगता है जिससे वो नीचे की तरफ क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। इन 2 कारणों से जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, पार्टिकल का जो सरफेस एरिया होता है ज्यादा होता है और ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से ये एक गुड एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है। अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में किए थे, एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है। तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो गुड एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करेंगे और इनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये अच्छे से कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करेंगे, तो इफेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं कलर। तो देखो कलर का कारण समझते हैं पहले। ये टॉपिक अपन टिंडल इफेक्ट में अभी थोड़ी देर बाद में और डिस्कस करेंगे। देखो एक टॉपिक होता है स्कैटरिंग, इसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। स्कैटरिंग क्या होता है, जब लाइट की जो वेव होती है वो किसी पार्टिकल पे टकराती है और उस पार्टिकल की साइज एकदम सुटेबल है, मतलब ना तो वो इतनी कम होनी चाहिए कि जो वेव है ऊपर से ही चली जाए और ना इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि कंप्लीटली उसे ब्लॉक कर दे। अगर इंटरमीडिएट है तो उस पर लाइट गिरकर बिखरती है, उसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। और ये स्कैटरिंग जिस वेवलेंथ की ज्यादा होगी
उस वेवलेंथ का कलर अपन को दिखाई देता है। तो कॉलाइडल पार्टिकल की जो डायमेंशन होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की, वो एकदम सुटेबल रेंज है स्कैटरिंग के लिए। अगर 1 नैनोमीटर से कम होती तो वेव ऊपर से ही निकल जाती, और 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती तो ब्लॉक कर देती। तो जो रेंज है वो एकदम सुटेबल रेंज है, और ये जो कलर का स्कैटरिंग, जो लाइट रेज आएगी उसका स्कैटरिंग करेगी। अब ये स्कैटरिंग जिस वेवलेंथ की ज्यादा हो रही है उस वेवलेंथ का वो कॉलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब कॉलाइडल सॉल्यूशन जो है वो किस कलर का होगा, इसका कारण तो है स्कैटरिंग। अब कलर कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा उसके पार्टिकल की साइज पे। तो देखो इसको अच्छे से समझो। ये विबग्योर आप सब जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर पार्टिकल की साइज स्मॉल है तो वो वॉयलेट कलर और या ये शुरुआती जो कलर है इनका स्कैटरिंग कर पाएगी, लेकिन इनका नहीं कर पाएगी। लेकिन पार्टिकल की साइज जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो इन सब कलर का क्या कर सकती है, स्कैटरिंग कर सकती है। तो अगर स्मॉल पार्टिकल साइज है तो इस तरफ के कलर होंगे, और लार्ज पार्टिकल के साइज है तो धीरे धीरे उस तरफ मूव करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, सिल्वर का जो सोल होता है, जब उसकी दो पार्टिकल साइज में सोल दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁵ और 9 इंटू 10⁻⁵। अब देखो जो ये 6 वाला है ये कम है, और कम होने पर ये येलो ऑरेंज कलर का होता है। देखो येलो ऑरेंज पहले आ रहे हैं, तो ये येलो ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही पार्टिकल की साइज बढ़ाते हैं वो रेड कलर की भी स्कैटरिंग कर सकता है, तो वो ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब अगर अपन को पूछे कि कॉलाइडल सॉल्यूशन कलरफुल होता है, इसका कारण बताओ, तो स्कैटरिंग। अब कलर कौन सा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल की साइज पे, और वो किस वेवलेंथ को स्कैटर कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। और भी कॉलाइडल प्रॉपर्टी है, और भी स्टडी करेंगे अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, सेडिमेंटेशन। तो देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि किसी भी एक मिक्सचर में जो पार्टिकल्स है उनका नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाना, इसे अपन क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। तो सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल। अब यहां पर कॉलाइडल सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो उसके जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है वो डिस्पर्सन मीडियम में नीचे की तरफ सेटल हो जाए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सेडिमेंशन। अब ये होगा क्यों, तो देखो इसका फर्स्ट कारण है कि जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है उनपे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हालांकि उनपे जो ग्रेविटेशन लगती है वो बहुत कम लगती है, और उसका इफेक्ट भी नेग्लिजिबल हो जाता है ब्राउनियन मूवमेंट के कारण, जो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी उनपे जो वो ग्रेविटेशन लगता है उसके कारण वो धीरे 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 नीचे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं और सेटल होने लगते हैं। लेकिन ऐसा होना बहुत ही टाइम लेता है। आपने एक इंस्ट्रक्शन अक्सर जो अपने मेडिसिन होती है, लिक्विड जो अपन सिरप पीते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, उस पर एक लिखी होगी कि आप यूज करने से पहले इसे अच्छे से हिलाइए, सेक बिफोर यूज। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, तो एक बार हिला लेंगे तो वापस वो मिक्स हो सकता है। तो एक तो कारण हो सकता है कि ग्रेविटी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है। तो अगर अपन जल्दी सेडिमेंशन करवाना चाहें किसी पर्पज के लिए, अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों चाहते हैं अपन, तो अपन सेंट्रीफ्यूजेशन यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसको जोर जोर से अपन क्या करते हैं, हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाते हैं। जैसे अपन घरों में जो अपन जो कर्ड जमाकर उसके ऊपर जो मक्खन बटर एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी एक तरह का क्या है, उसमें भी अपन क्या कराते हैं, सेडिमेंशन करवाते हैं। किससे, सेंट्रीफ्यूजेशन से। जो बटर जो होता है वो कंपेरेटिवली लाइट होने की वजह से कहां पर आता है, ऊपर की तरफ, और बाकी जो हैवी चीजें होती है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। इसी तरीके से अपन ब्लड जो होता है, एक टेक्निक होती है मेडिसिन में, पीआरपी कहते हैं जिसे, और इस पीआरपी बनाने के लिए जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कराते हैं, सेडिमेंशन कराते हैं। और सेडिमेंशन कैसे करवाते हैं, जो ब्लड जो होता है उसको एक टेस्ट ट्यूब में फिल कर देते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के रोटर में रख देते हैं, और फिर उसे जोर से घुमाते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, और लाइट पार्टिकल ऊपर रहते हैं। तो जो आरबीसी होती है वो सबसे नीचे सेटल्ड हो जाती है, जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो बीच में, और जो प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स का जो सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या कहते हैं, पीआरपी। और वो बेसिकली किससे बनाते हैं, अपन सेंट्रीफ्यूजेशन से। और अपन ने ये जो करवाया वो क्या है, एक तरह का सेडिमेंशन है। तो सेडिमेंशन आप समझ गए होंगे, सेडिमेंशन का मतलब कोलाइडल पार्टिकल का नीचे की तरफ सेटल होना, और इसे रैपिड पेस से करवा सकते हैं, किससे, सेंट्रीफ्यूजेशन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, ब्राउनियन मूवमेंट। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन, जो आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस की।
तो जो रॉबर्ट ब्राउन था उन्होंने देखा कि जो पॉलन ग्रेन थे उनको जब वाटर में रखा तो वो पॉलन ग्रेन इधर उधर रैंडमली मूव करने लग गए, और इस रैंडम मूवमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, हालांकि बाद में पता चला कि ये जो मूवमेंट है सिर्फ पॉलन ग्रेन तक लिमिट नहीं है, हर कोलाइडल सॉल्यूशन में ये मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, और ये किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा जिगजैग का मूवमेंट है क्या, क्यों है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको समझते देखो। सपोज करो कि ये पार्टिकल जो है वो कोलाइडल पार्टिकल है और इसके चारों तरफ क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं इस पे आके टकराते हैं। हालांकि ये चारों तरफ से यूनिफॉर्म नहीं होता और इस वजह से ये पार्टिकल किसी एक तरफ क्या कर, जैसे इस तरफ से टकरा रहे तो ये इस तरफ से मूवमेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ फिर इसके ऊपर कोई डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल टकराएंगे और वो फिर और किसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो सपोज करो यहां से स्टार्ट हुआ, पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, और ऐसे रैंडमली मूवमेंट होने लगता है। इस रैंडम जिगजैग कंटिन्यूअस ये ऐसा होता रहेगा। इस कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब इससे फायदा क्या है, अगर सपोज करो कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल ऐसा मूवमेंट नहीं शो करते तो ग्रेविटी उन पे ज्यादा फोर्स लगा पाती। ठीक है, और इस मूवमेंट की वजह से जो ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है वो थोड़ा ओवरकम हो जाता है और जो कोलाइड होते हैं कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टिंडल इफेक्ट की तरफ। अगर आपको ऐसे एग्जाम में आए कि कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे एक शॉर्ट नोट्स लिखो, तो बेसिकली आपको टिंडल इफेक्ट ही लिखना है। अब सबने टिंडल इफेक्ट रियल लाइफ में विजिबल कर रखा है। देखो, अगर एक डार्क रूम हो और उसमें किसी एक छोटे से होल से अगर लाइट आ रही है तो उस लाइट का पूरा पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे मूव भी करते हुए दिखाई देते हैं और वो मूवमेंट कौन सा होता है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो वो जो पाथ दिखाई देता है वो पाथ क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। अब इसको अच्छे से समझते हैं ये हो क्या रहा है। तो देखो, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो आती है वो पार्टिकल पे टकराकर ऐसे फैलती है, और ये स्कैटरिंग होने के लिए जो पार्टिकल की जो साइज है वो एक सर्टेन साइज होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये अभी अपन ने डिस्कस भी किया था। और कोलाइडल पार्टिकल की ये साइज एकदम सुटेबल होती है। इस वजह से जब लाइट उस पर टकराती है, टकराकर ऐसे फैलती है जिससे वो पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो लाइट जब अपन कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं और अगर पीछे का बैकग्राउंड एकदम डार्क हो और उसे एक सर्टेन एंगल से देखें, जो कि क्या है, सपोज करो लाइट ऐसे आ रही है और उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखें, तो उसका जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। और इस इफेक्ट को अपन क्या कह सकते हैं, टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन ऐसा इफेक्ट नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल छोटे होते हैं। सस्पेंशन कुछ हद तक शो कर सकते हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि उसके पार्टिकल काफी बड़े होते हैं। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नहीं शो करता सस्पेंशन, और या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका जो ये इफेक्ट होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल आसानी से स्कैटरिंग भी देंगे और वो क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो भी करेंगे। अपन जब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वहां पर एक आएगा कि स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से वो स्काई कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका स्कैटरिंग उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर अपन विजिबल लाइट की बात करें तो विबग्योर में से सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वॉयलेट कलर की, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है, रेड कलर की। ठीक है, तो ये अपना था when a beam of light is passed through a colloidal system, the colloidal particle scatter light in all direction. Now if particle is viewed against a dark background perpendicular to direction of light, path of light visible to us, this effect is known as Tyndall effect। और ये किसने डिस्कवर किया था, जॉन टिंडल ने। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, जब भी एग्जाम में टिंडल इफेक्ट आए तो यह पूरा लिखें। रीजन क्या है टिंडल इफेक्ट के, पहला कारण है कि जो उसकी पार्टिकल साइज जो होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो सुटेबल होती है स्कैटरिंग के लिए, तो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से ये होता है। और दूसरा जो होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होता है किसके, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के। ये
डिफरेंस जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग क्या होती है उतनी ही ज्यादा होती है। इस टिंडल इफेक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप आगे से नोट कर लीजिए, उसमें एक दो क्वेश्चन भी है, वो कमरे में जब एक होल से लाइट आती है तो वो विजिबल क्यों होती है, वो सब आप आगे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो देखो कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर एक सर्टेन चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को पॉजिटिव सोल कहेंगे, अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे कोलाइडल सोल को नेगेटिव सोल कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओवरऑल कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। ऐसा क्यों? अगर कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें कोई ना कोई क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोलाइडल सॉल जो है उस पे कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे वो ओवरऑल क्या होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, जैसे कि गोल्ड का सोल, AS2S3 का सोल, ये सब कैसे है? नेगेटिव सोल है। जबकि पॉजिटिव सोल के एग्जांपल में जैसे अपने FeOH होल थ्राइस, ये कैसा है? पॉजिटिव सोल है। और भी एग्जांपल है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। आगे चलते देखो, ड्यू टू सिमिलर चार्ज ऑल कोलाइडल पार्टिकल रिपेल ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म अ बिगर पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, तो सारों पे ही कैसा होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे के पास नहीं आते और दूर दूर रहते हैं, ये स्टेबिलिटी का कारण होता है। ये अपन ने पहले भी देखा था मिसाइल फॉर्मेशन में, जो सोप का मॉलिक्यूल था वो एक मिसाइल बनाता है और उसके चारों तरफ कैसा चार्ज था? वो कैसी मिसाइल थी? नेगेटिव चार्ज की मिसाइल थी। और उसी नेगेटिव चार्ज की वजह से वो दूसरी मिसाइल के पास में नहीं जाता था, चिपकता नहीं था और नीचे सेटल्ड नहीं होता था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, अगर आपको पूछे कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के कारण बताओ, तो दो कारण हो सकते हैं। पहला ब्राउनियन मोशन और दूसरा क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते देखो ये चार्ज आता कहां से? तो इसको देखने के लिए तीन अलग अलग कंसेप्ट है। पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे। ठीक है, और जब दो चीजें एक दूसरे पे रब करती है तो एक में से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? दूसरे में। जिससे जाएंगे उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिसमें जाएंगे उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं, उससे एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पे कैसा आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। दूसरा कंसेप्ट है डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, और इसका एग्जांपल अपन कर चुके हैं सोप। जब सोप जो होता है उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाता है? RCOO माइनस, एक नेगेटिव बड़ा सा पार्टिकल बनाता है जो बाद में मिसाइल भी बना सकता है, और एक Na प्लस बनाता है। ये जो डिसोसिएशन हुआ, अब ये जो है ये मिसाइल बनाएगा, और मिसाइल बनाएगा तो वो जो मिसाइल के फॉर्म में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना वो कैसा होगा? नेगेटिव सोल। और ये Na प्लस जो है वो डिस्पर्सन मीडियम में ही रहेगा और इसको बैलेंस करेगा, और ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। लेकिन जो ये सोल है वो कैसा होगा? नेगेटिव सोल होगा। ठीक है, तो एक कारण ये हो सकता है कि पार्टिकल क्या हो रहे हैं? आयोनाइज हो रहे हैं, डिसोसिएट होकर आयन बना रहे हैं। तीसरा है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। इसको अच्छे से समझो। देखो, सपोज करो कि FeOH3 बनाना है अपन को, तो ये बनाने के लिए अपन ने रिएक्शन क्या यूज की थी? FeCl3 प्लस H2O, FeOH3 होल थ्राइस और HCl। अब देखो यहां पर ये दोनों जो है वो डिस्पर्सन मीडियम है। अब FeCl3 में आयन क्या क्या बनेंगे? Fe+3 और 3Cl माइनस, और H2O में क्या बनेंगे? H प्लस और OH माइनस। अब ये FeOH होल थ्राइस जो है वो इन सारे आयन में से किसी एक आयन को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा अपनी सरफेस पे कंपैरेटिवली बाकी के, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। और जनरली वो कॉमन आयन होता है। जैसे FeOH3 में कौन कौन से आयन है? Fe+3 और OH माइनस। तो वो या तो इनमें कौन कौन से आयन बन रहे? देखो, FeCl3 में कौन से? Fe+3 और Cl माइनस, और H2O में कौन से? H प्लस और OH माइनस। तो इसमें FeOH3 के कॉमन आयन कौन कौन से? एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से, इन दोनों का तो ये नहीं करेगा एडजॉर्प्शन, इन दोनों में से किसी एक को ये प्रिफरेंशियली क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। जैसे इस केस में FeOH3 क्या करता है? Fe+3 को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है, और एडजॉर्ब करने की वजह से ये कैसा सोल हो जाएगा? पॉजिटिव सोल हो जाएगा। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? FeOH3
पाइप साइन बनाएंगे और फिर Fe+3 कि भाई इसने Fe+3 का एडजॉर्प्शन किया, इसलिए ये कैसा सोल हो गया, ये एक पॉजिटिव सोल है। ठीक है, और जो दूसरे वो आयन था वो उसके चारों तरफ इकट्ठे रहेंगे और डिस्पर्सन मीडियम में जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे AgI है, AgI जो है उसको AgNO3 और KI से रिएक्शन कराने से बनता है, तो क्या बनता है AgI और KNO3। अब देखो ये AgI जो है इसके पास दो आयन है, देखो यहाँ KI में I है उसको भी एडजॉर्ब कर सकता है और AgNO3 में Ag+ है उसको भी एडजॉर्ब कर सकता है। तो अगर AgNO3 एक्सेस में लिया जाए तो ये AgI जो है Ag को एडजॉर्ब करेगा और अपनी सरफेस पे और कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव सोल की तरह। अपन ने देखो क्या लिखा, AgI पाइप साइन और Ag+, इसका मतलब Ag+ को एडजॉर्ब किया। और अगर KI एक्सेस में लेते हैं तो ये आयोडीन को एडजॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे और कैसा सोल बनाता है, नेगेटिव सोल बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, और दो एग्जांपल है, अपन सीधी रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। AS2S3 अपन ने अभी देखा था, ये AS2S3 कैसा है, नेगेटिव सोल है। ठीक है, तो AS2O3 + 3S2S और ये AS2S3 बनाएगा और H3S2 बनाएगा। अब ये इन सब में से कौन से आयन को एडजॉर्ब कर रहा है, S-2, तो इसकी सरफेस पे माइनस चार्ज की लेयर बन जाएगी, इसलिए नेगेटिव सोल होगा। ठीक है, ऐसे कैसे AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो वो डिस्पर्सन मीडियम में से Al+3 को एडजॉर्ब करता है और कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव सोल की तरह। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर देखो नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल के बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने अभी आपको बताए थे। आप रोक के वो जो टेबल आई थी इसे रोक के आप नोट भी कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कभी एक एक एग्जाम्पल याद रखें। यहाँ पे मैंने कम एग्जाम्पल लिखने का कारण है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि एक नेगेटिव सोल बनाने का मेथड लिखो, एक पॉजिटिव सोल बनाने का प्रिपरेशन मेथड लिखो। तो इन दोनों की रिएक्शन अपन कर चुके हैं और इसकी भी रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, ये जो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है इससे एक चीज बनती है जिसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ठीक है, देखो यहां पर ये कोलाइडल पार्टिकल था, इसके ऊपर ये जो है ये एडजॉर्ब की थी, तो ये फर्स्ट लेयर है, इसे प्राइमरी लेयर कहते हैं और ये कंपैरेटिवली नॉन मोबाइल होती है, मूव नहीं करती। और ये दूसरी लेयर है और ये जो है वो मोबाइल लेयर होती है। तो कितनी लेयर बन गई, दो लेयर बन गई अपोजिट चार्ज की, इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर मॉडल। आपकी बुक में लेयर के नाम तो है कि भाई ये प्राइमरी लेयर है, ये सेकेंडरी लेयर है, पर ये नाम नहीं दे रखा हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, आप नोट कर लेना। और एक चीज, इन दोनों के बीच में देखो, यहां ये पॉजिटिव चार्ज की है, यहां ये बाहर वाली नेगेटिव, या ऐसा हो सकता है ये अंदर वाली नेगेटिव हो बाहर वाली पॉजिटिव। तो जब भी चार्ज सेपरेशन होता है तो वहां एक पोटेंशियल डेवलप होता है, तो यहां पे भी होगा जिसको कहते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन आगे से आप नोट कर ले। साथ ही आगे आपको प्रॉपर्टी 9b नोट करनी, उसे मैं समझा देता हूं, अच्छे से सुनना। अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन एक ऐसी यू ट्यूब बना लेते हैं कांच की, ठीक है, और इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, या एक की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं और एक की तरफ नेगेटिव, और इसमें अपन क्या फिल कर लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर देंगे। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में अपन ने देखा कि या तो पॉजिटिव सोल होते हैं या नेगेटिव सोल होते हैं। तो जैसे ही अपन ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ेंगे, जैसे मान लो मैंने अगर FeOH होल थ्राइस लिया, तो FeOH होल थ्राइस कैसा है, पॉजिटिव सोल, तो वो किस टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, वहां जाकर अपना चार्ज खो देगा और क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे और कोगुलेट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने AS2S3 लिया होता, तो ये AS2S3 किसकी तरफ मूव करता, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसका डायग्राम बनाइए, ये थ्योरी नोट कीजिए, और उसका इफेक्ट क्या होगा, वो कोगुलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जब अपोजिट टर्मिनल पे जाएगा तो अपना चार्ज खो देगा और फिर उनके जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के चिपकने लगेंगे और फिर वो बड़ा पार्टिकल बन के कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपने कोगुलेशन। तो देखो कोगुलेशन क्या होता है, द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल। प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे की तरफ सेटल होना, किसका, कोलाइड पार्टिकल का,
थ्रू इंड्यूस्ड एग्रीगेशन, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि अपन कॉलाइडल पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के चिपक कर एक बड़ा एग्रीगेट बना लेंगे, और जब बड़ा एग्रीगेट बनेगा तो वो नीचे की तरफ क्या होगा, सेटल होगा ही होगा। बाय अ सुटेबल मेथड इज नॉन एज कोगुलेशन। अब कोगुलेशन कराने के बहुत सारे मेथड है, अपनी बुक में 2 का डिस्क्रिप्शन है, जो है वो मैं नाम लिख देता हूं। पहला है रिपीटेटेड डाइलाइसिस, इसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड है बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइड, मतलब जैसे नेगेटिव सोल है तो उसमें पॉजिटिव सोल मिला दो, या पॉजिटिव सोल है तो उसमें नेगेटिव सोल मिला दो। ऐसा करने से दोनों ही सोल के जो चार्ज है वो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अपन ने देखा था कि चार्ज की वजह से ही वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं सेम पार्टिकल, और जिससे वो मीडियम में बने रहते हैं। जैसे उनका चार्ज चला जाएगा वो एक दूसरे के पास में आएंगे पार्टिकल एक पर्टिकुलर कोलाइड के, और एग्रीगेट बनाकर नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी अपन ने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, अपन एक सॉल्यूशन को क्या करते हैं, उस ट्यूब में भर लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और वहां जाके न्यूट्रलाइज होकर नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। और लास्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये और ये मेथड अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं रिपीटेटेड डाइलाइसिस। तो देखो डाइलाइसिस एक क्या था, अपना प्यूरिफिकेशन का मेथड था, और इस प्यूरिफिकेशन के मेथड में अपन क्या करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट कर देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जैसे कि लायोफोबिक कोलाइड, उसमें अपन स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट स्टेबलाइजर की तरह मिलाते हैं। अगर ऐसे ही सॉल्यूशन पर अपन डायलाइसिस परफॉर्म करें वो भी बार बार, तो धीरे धीरे वो स्टेबलाइजर वाला इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वो पूरी तरह से रिमूव होगा वो क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा और एग्रीगेशन बनेगा और नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। तो ये होता है अपना रिपीटेटेड डायलाइसिस। सेकंड है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे मान लो KCl, तो उसमें K प्लस का और Cl माइनस का। अब अगर एक इलेक्ट्रोलाइट मैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डालता हूं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे उन पे सर्टेन चार्ज तो होता ही है, अभी अपन ने डिस्कस किया। अगर पॉजिटिव सोल है तो उसके पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव सोल है तो उसके पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही अपन इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो जो अपोजिट आयन होगा, जैसे पॉजिटिव सोल के केस में इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो उसकी तरफ जाएगा और वो एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ऐसे कैसे, नेगेटिव सोल के केस में जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट का वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा एग्रीगेशन बनने लगेंगे और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्ज सोल पार्टिकल। When we add electrolyte, the colloidal particle takes up ion carrying opposite charge from electrolyte and get neutralized. This cause aggregation of uncharged particle. Uncharged particle क्या बनाएंगे, aggregation, और वो नीचे की तरफ सेटल होके coagulation हो जाएगा। अब आगे बढ़ते देखो, जैसे मान लो AS2S3 है, ये एक तरह का नेगेटिव सोल है, ठीक है, और AS2S3 और इस पे वो अपन ने S-2 का एडजॉर्प्शन हुआ था, इसलिए कैसा है, नेगेटिव सोल। जैसे ही BaCl2 मिलाते हैं तो इसमें Ba+2 और Cl- बनता है, क्योंकि ये नेगेटिव सोल है तो ये Ba+2 इसके पास जाता है। अब -2 + 2 कितना हो गया, 0, तो ये पूरा पार्टिकल कैसा होगा, न्यूट्रल और एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। अब कोगुलेशन हमेशा ही अपोजिट चार्ज आयन से होता है, ठीक है। जैसे नेगेटिव सोल के केस में इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन कोगुलेशन करेगा, और पॉजिटिव सोल के केस में इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन क्या करेगा, कोगुलेशन करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो, हार्डी-सुलजे रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, चाहे ये रूल पूछे या चाहे ऐसे अरेंज करने को बोले, ठीक है, तो आप अच्छे से समझना। देखो पहला पॉइंट ये अपन पूरा नोट करेंगे, ठीक है। आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन होता है विच कोगुलेट कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉन एज एक्टिव आयन और फ्लोक्यूलेशन आयन। देखो कोगुलेशन को फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो क्या कर रहा है, सोल का कोगुलेशन कर रहा है, उसे एक्टिव आयन या उसे फ्लोक्यूलेशन आयन कहेंगे। जैसे नेगेटिव सोल के केस में पॉजिटिव आयन जो होगा वो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, एक्टिव आयन की तरह बिहेव करेगा, और पॉजिटिव सोल के केस में नेगेटिव आयन क्या करेगा, एक्टिव आयन की तरह बिहेव करेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस एक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कोगुलेशन शो करेगा। जैसे मान लो ये एक नेगेटिव सोल है, तो इसके लिए जो भी अपन इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे उसमें से जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या करेगा, कोगुलेशन आयन या एक्टिव आयन या फ्लोक्यूलेशन आयन की तरह बिहेव करेगा।
अब अगर इसकी वैलेंसी +1 है तो उससे ज्यादा कोगुलेशन होगा +2 वाले का, उससे ज्यादा कोगुलेशन होगा +3 वाले का, और उससे ज्यादा किसका होगा +4। एकदम सिंपल सा है, वो जितना अपनी तरफ से अपोजिट चार्ज लेके जाएगा उतनी ही आसानी से सामने वाले का क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन कर पाएगा और कोगुलेशन कर पाएगा। तो हार्डी सुलजे ने बोला कि कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन और फ्लोक्यूलेशन आयन। उस एक्टिव आयन और फ्लोक्यूलेशन आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कोगुलेशन करेगा। पॉजिटिव सोल के लिए नेगेटिव आयन को अरेंज करना होता है और नेगेटिव सोल के लिए पॉजिटिव आयन अरेंज करना होता है, और दोनों ही केस में जिसकी वैलेंसी ज्यादा दे, जैसे नेगेटिव वाले के केस में SN4+4 सबसे ज्यादा शो कर रहा है, और पॉजिटिव सोल के केस में ये FeCN6 के ऊपर पावर -4 ये ज्यादा क्या कर रहा है, कोगुलेशन शो कर रहा है। तो दोनों ही केस में जो ज्यादा पावर वाला जो एक्टिव आयन होगा वो क्या करेगा, ज्यादा कोगुलेशन शो करेगा। तो एग्जाम में अगर आपको आए कि ऐसे कि भाई ये फॉलोइंग चार्ज दे रखे हैं और इनको कोगुलेशन पावर के हिसाब से अरेंज करो, तो जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, कोगुलेंट्स होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो देखो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो अपन डाल रहे हैं कोगुलेशन के लिए उसकी कोगुलेशन पावर को शो कर रहा है। ये फ्लोक्यूलेशन वैल्यू निकालते कैसे हैं, पहले इसको अच्छे समझते हैं। देखो कि अपन को एक क्या करना है, कोलोइडल सॉल्यूशन में ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डालना है, तो वो मिनिमम अमाउंट जो डालने पर एक गिवन अमाउंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या हो जाए, कोगुलेशन हो जाए, वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की क्या कहलाएगी, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which is required to cause coagulation or flocculation of soul is known as flocculation value। इसकी यूनिट क्या होती है, मिली मोल पर लीटर, और इस फॉर्मूले से इसको फाइंड करते हैं। अब ये फ्लोक्यूलेशन वैल्यू जितनी कम आएगी, इसका क्या मतलब है, उतनी ही कम अमाउंट में वो कोगुलेशन कर सकता है। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, वो उतना ही इफेक्टिव क्या है, कोगुलेंट्स है। ठीक है, तो जिसकी फ्लोक्यूलेटिव वैल्यू कम आती है, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम आती है, वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव क्या है, कोगुलेंट्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। तो देखो एक चीज अपन सब जानते हैं कि कोलॉइड दो तरह के होते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफिलिक में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो उनका आसानी से कोगुलेशन नहीं होता। जबकि लायोफोबिक के बीच में क्या होता है, ये एफिनिटी नहीं होती, तो उनका कोगुलेशन आसानी से होता है। तो अगर एक लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक कोलॉइड मिला दे तो वो कोगुलेशन से उसको क्या करता है, बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इफ वी ऐड लायोफिलिक कोलॉइड इनटू लायोफोबिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड में मिला दें, इट प्रिवेंट लायोफोबिक कोलॉइड फ्रॉम कोगुलेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब उसमें वो थोड़ी सी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डालने पर कोगुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलॉइड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालने पे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उससे बचा रहे हैं किसको, लायोफोबिक को। किससे बचा रहे हैं, लायोफिलिक डाल के। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। और जो कोलॉइड अपन डाल रहे हैं उस कोलॉइड को कहेंगे प्रोटेक्टिंग कोलॉइड, और ये प्रोटेक्टिंग कोलॉइड हमेशा ही क्या होगा, लायोफिलिक कोलॉइड होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लायोफोबिक कोलॉइड में अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसका कोगुलेशन हो जाता है। अगर उस लायोफोबिक कोलॉइड में पहले से ही कुछ अमाउंट में लायोफिलिक कोलॉइड मिला दे तो वो ऊपर से उतनी ही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोगुलेशन नहीं होगा, मतलब उससे वो कोगुलेशन से क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन पावर थी वो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू से मेजर करते हैं, ठीक ऐसे कैसे एक लायोफिलिक कोलॉइड की जो प्रोटेक्शन पावर है वो गोल्ड नंबर से मेजर करते हैं। आप इसे अच्छे से समझे। देखो पहले तो ये दी किसने थी, तो ये जिग्मोंडी ने दी थी। एस और आई अपन वो मतलब एस साइलेंट रहेगा, जिग्मोंडी रीड करेंगे। ठीक है, तो जिग्मोंडी ने क्या किया था, गोल्ड नंबर का कंसेप्ट दिया था। अब इसको अच्छे से समझो। अपन क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, गोल्ड का सोल लेते हैं, क्योंकि ये मेजर करने के लिए गोल्ड का सोल लेते हैं, इसलिए इसे गोल्ड नंबर कहते हैं। और वो गोल्ड का सोल फिक्स अमाउंट कितना है, 10 ml। अगर उसमें 1 ml 10% NaCl अगर अपन डालते हैं तो उसका वो कोगुलेशन हो जाता है, और गोल्ड का जो सोल है वो उसका कलर चेंज हो जाता है। कोगुलेशन पे वो कलर चेंज कर देगा तो वो बाहर से दिखता है हाँ भाई इसका कोगुलेशन हो गया। अब अपन को क्या करना है, ये ऐसा जनरली होता है।
अब इस 10% गोल्ड के सोल में अपन को क्या करना है, लायोफिलिक कोलाइड मिलाना है मिलीग्राम में, ठीक है। थोड़ा सा मिला के फिर ये वापस 1 ml डाल के देखते हैं क्या वो कलर चेंज हो रहा है, कोगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो मिनिमम अमाउंट किसकी, लायोफिलिक कोलाइड की मिलीग्राम में, जो अगर अपन इसमें ऐड कर दें और फिर अपन ऊपर से 1 ml NaCl डाले तो भी कोगुलेशन ना हो, उसे उस पर्टिकुलर लायोफिलिक कोलाइड का क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर कहेंगे। समझ में आ रहा ना। तो मतलब ये लायोफिलिक कोलाइड की वो अमाउंट जो इसमें डालने के बाद वो इससे NaCl से कोगुलेशन करने से बचा है, वो मिनिमम अमाउंट क्या कहलाएगी, गोल्ड नंबर, ठीक है। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, जो कि इस केस में अपन बारी बारी से अलग अलग चेक करेंगे, इन अ मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट, मतलब ऐसे ज्यादा डालेंगे तो भी प्रिवेंट हो जाएगा, तो मिनिमम में देखना है, जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल। किसका कोगुलेशन रोक रहा है, 10 ml गोल्ड सोल का। और कोगुलेशन कोगुलेशन करवाने के लिए ऊपर से डाल क्या रहे, 1 ml 10% NaCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जिलेटिन के लिए वैल्यू आती है 0.05 टू 0.31 और स्टार्च के लिए आती है 20 टू 25। इसका क्या मतलब है, जिलेटिन ज्यादा अच्छा क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड है, उसकी इतनी सी अमाउंट कोगुलेशन को रोक देगी, जबकि इसकी 20 टू 25 मिलीग्राम डालने पर रुकेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अपना इमल्सन। तो देखो इमल्सन क्या है, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अलग अलग तरह के कोलाइड किए थे। उसमें से एक कोलाइड वो था जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, तो वो लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, उसे अपन क्या कहते हैं, इमल्सन, ठीक है। ये इमल्सन दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर वो होगा, देखो ऑयल इन वाटर इसका मतलब वाटर डिस्पर्सन मीडियम और ऑयल को अपन ऊपर से डाल रहे तो वो क्या होगी, डिस्पर्स फेज। और वाटर इन ऑयल क्या होगा, वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम और वाटर क्या होगा, डिस्पर्स फेज। इसे O/W ऑयल इन वाटर से डिनोट करते हैं, इसे W/O वाटर इन ऑयल से डिनोट करते हैं। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल है। अगर अपन को इसको डायग्राम से शो करना है तो अपन क्या करेंगे, एक कंटेनर में जो ऐसे पार्टिकल बनाएंगे उसके ब्रैकेट में O लिखेंगे, इसका मतलब ये ऑयल है, तो डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगी, ऑयल, और डैश डैश से वाटर डिनोट कर देंगे तो ऑयल इन वाटर हो जाएगा। और अगर उस पार्टिकल के ब्रैकेट में WW लिखेंगे तो W वाटर डिस्पर्स फेज हो जाएगी और डैश डैश से ऑयल डिनोट कर देंगे तो वाटर इन ऑयल हो जाएगा। अब एक कॉमन सा एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि इनमें फर्क कैसे करेंगे, क्या पता चलेगा कि वो ऑयल इन वाटर इमल्सन है या वाटर इन ऑयल है। तो देखो इसको समझते हैं, इसके जितने भी मेथड होते हैं, मतलब इनमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ये आप आगे से नोट कर लें, और साथ ही में एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन भी वहां पर लिखे हुए वो भी आप नोट कर लें। मैं आपको समझा देता हूं। तो जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन में क्या करते हैं अपन कि ऑयल इन वाटर हो चाहे वाटर इन ऑयल हो, जो भी इमल्सन है उसमें थोड़ा सा ऊपर से अपन क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे 1-2 ड्रॉप, और माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखेंगे। अगर वो वाटर की ड्रॉप उसमें डिसॉल्व हो जाती है, इसका मतलब वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, और वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा तो वो क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा। क्या होगा, ऑयल इन वाटर। और अगर वो उसमें अच्छे से नहीं डिसॉल्व हो रही या यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हो रही, एक सेपरेशन की लेयर बन रही है, इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ऑयल है, और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल होगा तो वो क्या होगा, वाटर इन ऑयल टाइप का हो जाएगा। एकदम सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है अपने डाई मेथड से। क्या करते हैं, एक ऐसी डाई लेंगे जो ऑयल सॉल्यूबल हो और उसको क्या करेंगे, इमल्सन में डाल देंगे। अगर वो उसमें जो अपने क्या कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम ऑयली है बोले तो वो वाटर इन ऑयल वाला है, और जो डाई डाली है तो वो डाई ऑयल में घुलेगी आराम से, क्योंकि ऑयली डिस्पर्सन मीडियम है तो एकदम डार्क कलर आएगा। लेकिन अगर वो ऑयल इन वाटर वाला हुआ तो वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा और वो डाई उस वाटर में डिसॉल्व होगी नहीं, तो लाइट कलर आएगा। सही है। तो ये सेकंड तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि इन दोनों की अपन क्या करें, कंडक्टिविटी चेक करें, कंडक्टेंस चेक करें। अगर ऑयल इन वाटर है तो वाटर अच्छा कंडक्टर होता है तो आसानी से वो कंडक्टेंस शो करेंगे, और अगर कंडक्टेंस कम आती है तो इसका मतलब वाटर इन ऑयल वाला है। विस्कोसिटी से भी चेक कर सकते हैं। देखो वाटर और ऑयल में ऑयल ज्यादा विस्कस होता है, तो अगर वो वाटर इन ऑयल वाला है तो वो ज्यादा विस्कस आएगा, और ऑयल इन वाटर है तो वो कम विस्कस आएगा। तो ये सारे पॉइंट अपन आगे से नोट कर सकते हैं। और इस इमल्सन की यूजेज क्या है,
तो देखो जनरली जो अपन, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो अपन मेडिसिन वगैरह कंज्यूम करते हैं, वो लिक्विड जो भी अपन सिरप वगैरह यूज करते हैं वो क्या होते हैं, इमल्सन होते हैं। और अपन खाना जब खाते हैं तो अपने आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बायो वालों ने तो इस साल भी पढ़ा होगा, जब अपने फैट जो होती है वो तब तक डाइजेस्ट नहीं कर सकते जब तक उस फैट का क्या ना हो, इमल्सिफिकेशन ना हो। और वहां इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल जूस करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप आगे से नोट कर लीजिए, इसके साथ अपना ये इमल्सन टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक रहा है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड। इसमें सबसे पहला है कॉलॉइड मेडिसिन। तो देखो ड्यू टू कॉलॉइड नेचर, मेडिसिन जो होती है वो आसानी से एडजॉर्ब होती है और ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म में काम करती है। अपन को एग्जाम्पल याद रखना है, पहला है आर्जीरोल और प्रोटोजायरोल। ये जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव सोल ऑफ सिल्वर है, जो आई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। गोल्ड, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इनके जो कॉलॉइड होते हैं वो हेल्थ टॉनिक के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और सल्फर का जो कॉलॉइड होता है वो जो होता है अपने क्या कहते हैं अपन को, इन्फेक्शन वगैरह, इचिंग का इन्फेक्शन जो होता है, इक्जाइमा और डर्मेटाइटिस, इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एंटीमनी का कॉलॉइड जो होता है वो काला आजार डिजीज के लिए, इसके ट्यूबरोक्लोसिस की डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो देखो एकदम सिंपल से आप समझो अच्छे से, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनसे जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूटेड गैसेज के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन भी होता है, और ये अगर डायरेक्टली बाहर निकल के जाएगा तो ज्यादा हार्मफुल होता है। तो क्या करेंगे, जो स्मोक निकल रहा है उसको पहले एक हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक रोड रखने वाले कंटेनर से पास करेंगे, और ये कंटेनर क्या कहलाता है, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। जब इसमें से ये पास होगा तो कार्बन का जो ये पार्टिकल वाला ये जो है पूरा मिक्सर, ये भी एक कोलाइडल सॉल है, और इसमें कार्बन के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे ही ये इसमें से पास करेगा, ये जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, और ये कार्बन के पार्टिकल इसके ऊपर चिपकने लगते हैं और क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। खुद नेगेटिव है, यहां पर जाकर अपना चार्ज खो देंगे, जैसे ही चार्ज खो देंगे तो वो नीचे की तरफ क्या होने लगेंगे, यहां सेटल हो जाएंगे। यहां पे क्या बचेगा, अनचार्ज कार्बन पार्टिकल। फिर ये जो रिमेनिंग जो हॉट क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स जो थे, अपने जो गैसेज निकली थी उसको अपन ने पॉल्यूटेंट्स को क्या किया, कम किया, और स्पेशली किसकी अमाउंट को कम किया, कार्बन की अमाउंट को। ठीक है, तो ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर का एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से नोट करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल। तो देखो जो सीवेज आप सब जानते होंगे शायद, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाला जो वाटर होता है उसे सीवेज कहते हैं, वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उसमें वो भी कैसा है, नेगेटिव सोल ही है। जब उसे अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल है वो क्या, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके सस्पेंड हो जाते हैं, और वो जो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, पूरा सीवेज का जो सॉलिड वेस्ट है उसको अपन मैन्योर की तरह यूज कर लेंगे, और पीछे का जो पानी बचेगा उस पानी को अपन इरिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री। देखो रबर इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो आपकी बुक में एक लिखा हुआ, वैसे आप इसे अच्छे से समझे, लेटेक्स जो होता है वो खुद एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका, रबर का। जब रबर को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, एसिटिक एसिड मिलाकर उसका कोगुलेशन करके रबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे दे रखा है, देखो रबर जो है वो नेगेटिव सोल है, तो क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। और मेरी बात ध्यान सुनना, जिस चीज के ऊपर रबर की कोटिंग करनी है उस चीज को अपन एनोड के फॉर्म में ले लेंगे, बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये रबर का जो सोल है वो कैसा है, नेगेटिव, तो धीरे धीरे रबर जो है वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, और उसके ऊपर डिपोजिट होने लगेगा। जैसे जैसे डिपोजिट होने लगेगा वो एनोड पर एक कवरिंग बना लेगा, और अपन यही चाहते थे कि अपने आर्टिकल के ऊपर रबर की एक क्या बन जाए, कवरिंग बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें डस्ट, इम्प्योरिटी वगैरह होती है, वो नेगेटिव सोल है। अपन जब उसमें क्या मिलाते हैं, एलम मिलाते हैं, एलम बोले तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, फिटकरी नाम से अपन आम भाषा में यूज करते हैं इसको। तो जैसे इसकी थोड़ी सी अमाउंट मिलाते हैं तो ये अपनी तरफ से देखो K+Al+3 पॉजिटिव आयन देता है। ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, नेगेटिव कोलाइड का क्या कर देता है, कोगुलेशन कर देता है, जिससे सारी इंप्योरिटी वगैरह नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, सेटल्ड।
अब ऊपर से अपन फिल्टर करके पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इसका डिस्क्रिप्शन में आगे के टॉपिक के साथ लिखवा दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना। देखो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या है, जो रिवर का जो वाटर आता है उसमें बहुत सारी ये अपने क्या आती है, सैंड, मिट्टी वगैरह ये भी होती है, और ये पूरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, जो कैसा होता है, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ये सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सी वाटर में क्या होता है, पहले से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, Na+, Mg+2, Cl-, K+, और भी जो आयंस होते हैं वो। तो जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है, इसके कांटेक्ट पॉइंट पे क्या होने लगता है, कोगुलेशन होता है, और कोगुलेशन से इसके अंदर जो सैंड थी वो नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे पे मर्ज करते हैं वहां पे सैंड इकट्ठी होने लगती है। अब क्योंकि पानी के बहाव की वजह से ये पानी आगे निकलेगा, और ये जो सस्पेंडेड सैंड, जो कोगुलेटेड सैंड है, वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो ये डेल्टा जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, कि रिवर वाटर का क्या हो रहा है, कोगुलेशन किसकी वजह से, सी वाटर से। और ये डेल्टा किसका बना होता है, जो सैंड वगैरह, जो इम्प्योरिटी वगैरह थी वो वहां पर सेटल डाउन होने से बनती है। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, और फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो अपने डेल्टा फॉर्मेशन की थ्योरी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है टैनिंग ऑफ लेदर। तो एनिमल स्किन और हाइड्स जो होती है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सिस्टम होती है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं। ठीक है, और टैनिंग करने के लिए जो अपन केमिकल यूज करेंगे वो नेचुरल टैनिंग, कुछ केमिकल नेचुरली भी निकाले जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, जैसे क्रोमियम सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये टैनिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये कैसा है, नेगेटिव सोल है। जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो म्यूचुअल कोगुलेशन होगा, मतलब इस नेगेटिव सोल का भी कोगुलेशन हो जाएगा, और इस एनिमल स्किन के ऊपर ये पॉजिटिव सोल जो है प्रोटीन का, इसका भी कोगुलेशन हो जाएगा। इससे ये प्रोटीन फाइबर जो है वो हार्ड प्रोटीन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव सोल का जो प्रेसिपिटेट है वो एनिमल स्किन के पोर पे जमा हो जाता है। इन दोनों ही चीजों से एनिमल स्किन का जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और इस हार्ड होने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं अपन, टैनिंग ऑफ लेदर कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी प्लेट। तो जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उसके ऊपर जो केमिकल यूज किया जाता है वो बेसिकली एक तरह का इमल्सन है, और वो इमल्सन किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का इन जिलेटिन। वैसे वो सिल्वर ब्रोमाइड का ही काफी होगा। सिल्वर ब्रोमाइड पे जब लाइट गिरेगी तो उसका क्या होगा, फोटो डिसोसिएशन होगा, और वो जो सिल्वर जो है वो उसके ऊपर लेयर के फॉर्म में बनने लगेगा। हाँ, यहाँ जिलेटिन का क्या काम है, जिलेटिन यहाँ पर बेसिकली क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। आप सबको मालूम है जिलेटिन एक तरह का क्या, लिपोफिलिक कोलाइड है, और यहाँ पर वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ताकि इसका जो सिल्वर ब्रोमाइड का क्या ना हो सके, कोगुलेशन ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर सिर्फ अपन को इस टॉपिक में करवाने का मतलब ये नहीं है कि फोटोग्राफी प्लेट डेवलप कैसे होती है। इसमें सिर्फ ये मतलब है कि फोटोग्राफी में वो जो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो बेसिकली एक तरह का क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन। तो देखो जब वाटर वेपर बनती है, ठीक है, और वो वाटर वेपर ऊपर जाती है तो फिर कंडेंस होकर वो क्या करती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और उसमें जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कोलाइडल होती है, वो धीरे धीरे वो बड़ी एग्रीगेट होकर बड़ी होने लगती है। जब वो एनफ साइज की हो जाती है तो वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, इसे रेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपन इसे आर्टिफिशियल इंड्यूस भी करवा सकते हैं। तो जो कोलाइडल डस्ट पार्टिकल होते हैं, और वो भी कैसे, अपोजिट चार्ज के, उनका स्प्रे करते हैं किनके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, जिससे वो जो क्लाउड के अंदर वाटर वेपर की जो ड्रॉप्स है उनका कोगुलेशन होने लगता है, और वो अपना वो मीडियम छोड़ के नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखो ब्लड जो है वो भी एक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, और वो किसकी वजह से, एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से एक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं पे भी ब्लीडिंग वगैरह होती है तो अपन फिटकरी, जिसे एलम कहते हैं, वो रगड़ते हैं, या फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वगैरह ये यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है, तो फिटकरी हो या फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो दोनों ही सॉल्यूशन है, इसमें बेसिकली आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और ये पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, वो जो ब्लड है उसका कोगुलेशन कर देंगे, और कोगुलेशन करेंगे तो वह क्लॉट बन जाएगा और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आर्टिफिशियल कोगुलेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्काई कलर इज ब्लू। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखो अपन इस चैप्टर में पहले ही कर चुके हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं,
और एयर भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है डस्ट पार्टिकल वगैरह के मिलने से। अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि जो स्कैटरिंग होगी वो पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करेगी, और उस पार्टिकल की साइज के हिसाब से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और जिसकी वो स्कैटरिंग करेगा वैसा अपन को दिखाई देगा। तो यहां पर जो पार्टिकल होते हैं वो ब्लू कलर की ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, और इसकी वजह से स्काई कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। ये एक तरह का टिंडल इफेक्ट का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ ये अपना चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री भी पूरा होता है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से इस पे फोकस कीजिए, और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।